रेडिमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 है पादप में जनन। सबसे पहले हम बात करें पादप क्या होता है। पादप होता है पेड़ या पौधा, और उसमें जो जनन होता है मतलब उसकी जो उत्पत्ति होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें हम जो भी कठिन शब्द हैं उनका इंग्लिश वर्जन, उनका इंग्लिश रूप भी आपको बताने की चेष्टा करेंगे, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो इनको हम चित्रों के माध्यम से भी समझेंगे हर बिंदु को। तो शुरू करते हैं। आज का पहला बिंदु इसमें है पादपों में कायिक अंग। पादपों में जो कायिक अंग होते हैं उसमें मूल, तना और पत्तियां पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कायिक होता क्या है। कायिक होता है दैहिक या फिर शारीरिक। इसमें मूल, तना और पत्तियां होती हैं। पुष्प जो है वो पादप के जनन अंग होते हैं। तो पादप का जनन अंग क्या होते हैं? पुष्प होते हैं। पुष्प के द्वारा ही नए पादप का निर्माण होता है। उस पुष्प में ही क्या होते हैं? बीज होते हैं, और वो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। यह जो जनन है ये 2 प्रकार का होता है। पादपों में जो जनन है वो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। लैंगिक मतलब लिंग से संबंधित। लिंग से संबंधित जो होता है वो लैंगिक जनन होता है। इस लैंगिक जनन में क्या होता है? नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। और अलैंगिक जनन में क्या होता है? जो नए पादप हैं वो बीजों से प्राप्त नहीं होते। सबसे पहले हम बात करें कायिक प्रवर्धन की। प्रवर्धन का अर्थ होता है, यहाँ हम बात करें तो प्रवर्धन का अर्थ होता है वृद्धि। तो यहाँ जो कायिक प्रवर्धन है वो एक अलैंगिक जनन होता है। इसमें बीज से ये पादप उत्पन्न नहीं होता है। इसमें समय कम लगता है, एवं इसमें पादप के जो मूल, तने, पत्ती एवं कली जो हैं उससे नए पादप प्राप्त होते हैं। तो मतलब ये जो टहनी होती है उसमें ये कलिका विकसित होती है और नए पादप का निर्माण करती हैं। जैसे कि हम बात करें गुलाब या फिर चंपा का पौधा, ये बीजों से उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि ये कली के द्वारा या मूल में या पत्ती से इनका उद्भव होता है। अगला बिंदु है पर्वसंधि। मतलब जो ये टहनी होती है उसमें जो गांठ आती हैं वहाँ पर भी नए पादपों का जन्म होता है। पर्वसंधि तने या शाखा का वो भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। तो जो आप टहनी में देखोगे तो कहीं एक गांठ सी दिखाई देगी जो पर्वसंधि है। ये तने या शाखा का वो भाग है जहाँ से नई पत्तियाँ निकलती हैं। तो आप पौधों की टहनियों में देख सकते हो जहाँ से नई पत्ती निकलती है वो पर्वसंधि कहलाती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम भी कहते हैं। अगला बिंदु है पत्तियों के कक्ष में कलिकाएं जो हैं वो प्ररोहों मतलब अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं, जिन्हें कायिक कलिकाएं कहा जाता है। अब हम चित्र के माध्यम से भी इस पर्वसंधि को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है वो गुलाब के तने का है। ये जो तना है ये गुलाब की टहनी है, और इससे ये जहाँ पर नई पत्तियों का निर्माण होता है वो पर्वसंधि कहलाती है। अक्ष से जुड़ी कलिका मतलब इसके ऊपर ये कलिका जुड़ जाती है। तो ये चित्र हमने इसका देख लिया। अब चलते हैं हम अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है आलू पर सप्त चिह्न आँख कहलाते हैं। कि आलू पर हमें छोटे छोटे जो छिद्र हैं दिखाई देते हैं जो क्या कहलाते हैं? आँख कहलाते हैं। इनको मिट्टी में दबाने पर नए पौधों का जनन होता है। कि इनको हम मिट्टी में दबाएंगे आँख को तो वहाँ से नए पादप का जन्म होगा। अन्य पौधों के उदाहरण हैं अदरक और
हल्दी। अदरक या हल्दी जो है वो भी आलू की तरह ही उत्पन्न होते हैं। अगला बिंदु है पत्थर चट्टे का जनन पत्ती के किनारों पर स्थित गर्त कलिकाओं द्वारा होता है। कि जो पत्थर चट्टा है उसके पौधे का जनन जो है वो पत्ती के किनारों पर जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं, गर्त होते हैं, वहाँ से होता है। अगला बिंदु है कुछ पादपों की जो जड़ें हैं मतलब मूल हैं वो भी नए पादपों को जन्म देती हैं। कि कुछ पादप जो हैं वो जड़ों से नए पादपों का निर्माण करते हैं, जैसे शकरकंद, डालिया। तो ये ऐसे पादप हैं जो जड़ों से विकसित होते हैं, जड़ों से जन्म लेते हैं। अब हम इनके चित्र भी देख लेते हैं। यहाँ हम एक आलू का चित्र देख रहे हैं। इस आलू में हम देखेंगे कि इसमें ये क्या है, आँख है। मतलब ये आँख है, जहाँ से इनको हम मिट्टी में दबाएंगे तो इतने को अगर मिट्टी में काट के दबा देंगे तो यहाँ से एक पौधा विकसित हो जाएगा। अलग अलग आँख को अलग अलग टुकड़े करके हम मिट्टी में दबा देंगे और वहाँ नए पादप का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखें कि जो अदरक होती है उसके पादप का जनन भी उसी प्रकार होता है जैसे कि हमने आलू का देखा था। तो ये भी इसमें हम देख सकते हैं। इसमें ये नीचे जड़ें हैं, इनसे ये जड़ें निर्मित हो जाएंगी और ये पादप का निर्माण करेंगी। फिर हमने पत्थर चट्टे की बात की थी। तो पत्थर चट्टे की ये पत्ती है और इसके पत्ती के किनारों पर हमें गर्त दिखाई दे रहे हैं। जो गर्त जो हैं वहाँ पर नए पादपों का जनन होता है, वो हमने उस बिंदु में देखा था। अब चलते हैं हम अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु की हम बात करें तो इसमें है कैक्टस जैसे पादप के अलग हुए भागों से नए पादपों का जन्म होता है। कि इसमें जो पादप के भाग अलग हो जाते हैं उनसे नए पादपों का निर्माण होता है। अगला है यीस्ट। एक प्रकार का जो पादप है वो एकल कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मतलब ये एक छोटे बल्ब के जैसा प्रवर्ध मुकुल होता है या कली होती है, उससे ये विकसित होता है। मुकुल जो है वो क्रमशः धीरे धीरे बढ़ता रहता है, वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग मतलब वो उससे पृथक होकर अलग होकर नई यीस्ट कोशिका वो बना लेता है। तो यीस्ट पादप का निर्माण किस प्रकार होता है ये भी हमने इसमें देख लिया। इसका चित्र हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम एक बिंदु और देख लेते हैं। तालाबों या ठहरे हुए पानी में हरे रंग के अवपंकी जो गुच्छे हैं वो शैवाल कहलाते हैं। तो शैवाल क्या होता है, शैवाल एक प्रकार की काई होती है जो पानी के नीचे जम जाती है। ये जल और पोषक तत्व द्वारा वृद्धि करते हैं। तो इनके वृद्धि करने का क्या कारण है, इनको जल और पोषक तत्व जो है वो पानी से ही मिलते रहते हैं और तेजी से खंडन द्वारा ये गुणन करते हैं। ये दो या अधिक खंडों में विखंडित होकर वृद्धि करते हैं। मतलब ये एक खंड में नहीं बल्कि दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित होकर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। अब हम इसका चित्र भी देख लेते हैं। पहले बिंदु में हमने पढ़ा था यीस्ट का मुकुलन किस प्रकार होता है। तो ये यीस्ट है, ये यीस्ट कोशिका है, एक कोशिका है। इससे धीरे धीरे ये मुकुल जो है ये विकसित हो रहा है और ये नवीन मुकुल का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे उसके ऊपर नवीन मुकुल आते जाते हैं, मतलब कलिकाएं आती जाती हैं और वो नए पादपों का निर्माण करते जाते हैं। तो ये यीस्ट द्वारा मुकुलन का चित्र हमने देख लिया है। इस चित्र में हम देख रहे हैं ये क्या है, शैवाल हैं जो पानी में जम जाते हैं, हरे हरे पादप का निर्माण करते हैं। उनका जनन किस प्रकार होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अगला जो बिंदु है वो है डबल रोटी में बीजाणुओं से कवक उत्पन्न हो जाते हैं। कवक क्या होते हैं, फंगस या फफूंद को कवक कहा जाता है। तो डबल रोटी में बीजाणुओं से ये उत्पन्न हो जाते हैं जो निर्मुक्त होकर या हल्के होने के कारण ये काफ़ी हल्के होते हैं और वायु के द्वारा लंबी दूरी तक ये चले जाते हैं। तो ये वायु के साथ उड़कर दूर तक चले जाते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन भी
करते हैं कि जो बीजाणु होते हैं वो अलैंगिक जनन भी करते हैं। प्रत्येक बीजाणु जो है वो उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल होता है बिल्कुल उल्टी परिस्थितियों में, जैसी परिस्थिति उसको चाहिए उसके विपरीत परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ये ढका रहता है। इसलिए ये लंबे समय तक भी जीवित रह सकते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, मतलब इनके उत्पन्न होने की स्थितियां आती हैं, तो ये बीजाणु जो है वो अंकुरित हो जाते हैं और उससे नए पादपों का निर्माण होता है। मोश और फर्न जैसे पादपों में भी जो जनन है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो ये इसके उदाहरण हमने देख लिए। अगला बिंदु है पुष्प में पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्रीकेसर जो है वो मादा जनन अंग होते हैं। तो फूल में दो प्रकार के जनन अंग होते हैं, एक पुंकेसर और एक स्त्रीकेसर। जिन पुष्पों में केवल एक ही लिंग मतलब पुंकेसर होता है या फिर स्त्रीकेसर, इन दोनों में से एक ही लिंग होता है, उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जिसमें एक ही जेंडर होता है। और जिसमें ये दोनों पाए जाते हैं उनको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, उसमें पुंकेसर भी हो और स्त्रीकेसर भी हो। अगला बिंदु है मक्का, ककड़ी या खीरा, पपीता में एक लिंगी, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो ये आप उदाहरण देख सकते हैं किस किस में एक लिंगी पुष्प होता है और किस में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अब हम इनके चित्र भी देख लेते हैं। यहाँ इस चित्र में हम कवक का चित्र देख रहे हैं। कवक जो है वो बीजाणुओं द्वारा किस प्रकार जनन करता है। तो हम नीचे देखें तो इस कवक में नीचे ये कवक जाल है नीचे, और ये ऊपर जो है ये बीजाणु धानी है। और यहाँ हम देखें उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं जो नए पादपों का निर्माण करते हैं। यहाँ हम जो चित्र देख रहे हैं वो फर्न का चित्र है। तो फर्न से बीजाणुओं का जनन किस प्रकार होता है वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये बीजाणुधानी पुंज होता है। ये यहाँ क्या होता है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला ये क्षेत्र होता है, यहाँ पर बीजाणु का निर्माण होता है जो जनन करते हैं। अगले बिंदु का जो चित्र था पुंकेसर का ये चित्र है। तो यहाँ पुतंतु है, ये पुतंतु है और ऊपर परागकोश है। परागकोश क्या होता है, फूल के अंदर पराग बनने के जो स्थान होता है वो परागकोश होता है। तो यहाँ फूल के अंदर जो बीजाणु होते हैं वो ये परागकोश होता है। फिर हम बात करें स्त्रीकेसर की, तो यहाँ नीचे स्त्रीकेसर का चित्र आप देख सकते हैं। इसमें ये जो भाग है ये बीजांड है, यहाँ पर बीज विकसित होता है। तो ये पहले ये है, इसके अंदर का जो भाग है ये बीजांड है। ये क्या है, अंडाशय है बाहर का, और इसके अंदर ये बीजांड पाए जाते हैं। इसके ऊपर ये वर्तिका होती है और ऊपरी ऊपर इसके वर्तिकाग्र होता है। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। यहाँ हम बात करें वर्तिका क्या होती है, वर्तिका को और देख लेते हैं। वर्तिका को शलाका या तुलिका भी कहा जाता है। ये तुली के समान है और अंडाशय जो है ये डिंब विकसित करने का स्थान होता है, जहाँ पर यह डिंब या भ्रूण विकसित होता है। अगले बिंदु की हम बात करें, पुंकेसर के परागकोश में परागकण होते हैं जो हमने अभी देखे थे, जो नर युग्मकों मतलब जो जोड़े होते हैं उनको बनाते हैं। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं जो हमने चित्र में देखे थे। ये तीनों भाग स्त्रीकेसर में होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण जो है वो बीजांड में होता है। बीजांड का अर्थ होता है भ्रूण का मूल रूप बीजांड कहलाता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन होता है दो चीज़ों को जोड़ने की क्रिया से युग्मनज बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है।
अगला बिंदु जो है वो है परागकण जो है वो हल्के होते हैं। ये वायु, कीटों और पक्षियों के शरीर से चिपककर दूसरी जगह चले जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के दूसरे फूलों पर बैठते हैं तो फूलों के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों पर परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो आपने यहाँ देखा परागण होता क्या, पहले तो देख लेते हैं। पेड़ पौधों का पुष्प रस से युक्त होना परागण कहलाता है। तो कई जो पक्षी या कीट होते हैं वो किसी एक पुष्प पर बैठते हैं तो उसके पैरों के या शरीर के उस पुष्प के जो बीज हैं वो चिपक जाते हैं और फिर जैसे वो उड़कर किसी दूसरे पुष्प पर बैठते हैं तो वो वहाँ पर वो पुष्प के जो बीज हैं वो दूसरे पुष्प पर आ जाते हैं और वहाँ नए पादपों का निर्माण होता है। अगला है, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागकण और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो परपरागण कहलाते हैं। तो यहाँ आप देखोगे अगर वो कीट या पक्षी उसी पुष्प पर दोबारा बैठता है तो वो स्वपरागण कहलाएगा, और अगर वो दूसरे पुष्प पर बैठेगा, दूसरी क्वालिटी के पुष्प पर बैठता है तो वो परपरागण कहलाता है। इस चित्र में पुष्प के परागण दिखाए गए हैं। यहाँ पर स्वपरागण है, मतलब जो कीट या पक्षी है वो उसी पुष्प पर बैठकर दोबारा उसी जैसे पुष्प पर बैठ जाता है तो वो स्वपरागण होता है। तो यहाँ ये वर्तिकाग्र है और ये परागण है, मतलब यहाँ से उड़कर वो यहीं पर बैठ गया, मतलब ये उसी पुष्प पर बैठना स्वपरागण। और यहाँ क्या होता है, परपरागण में क्या होता है, ये वर्तिकाग्र है और इस पुष्प से वो दूसरे पुष्प पर चला गया कीट या पक्षी, तो वो दूसरे पुष्प पर जाना परपरागण कहलाता है। और यहाँ ये दोनों में हम परागकोश देख सकते हैं। तो ये हमने उस बिंदु में इसका अध्ययन कर लिया। अब चलते हैं अगले बिंदु। अगला बिंदु है, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मन का अर्थ होता है दो चीज़ों को जोड़ने की क्रिया। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। निषेचन का अर्थ होता है गर्भाधान। युग्मनज जो है ये भ्रूण में विकसित होते हैं। तो भ्रूण क्या होता है, भ्रूण होता है प्रथम 4 माह के गर्भ की जो अवस्था होती है वो भ्रूण कहलाती है। तो सामान्य अर्थ में तो ये इसका अर्थ होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के जो दूसरे भाग हैं वो मुरझाकर नीचे गिर जाते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर पाया जाता है या उसके अंदर वो रहता है। अगला बिंदु है, बीज जो हैं वो प्रकीर्णन के कारण एक ही प्रकार के पादप कई स्थानों पर उगाते हैं, कि बीज जो है वो फैलते जाते हैं और एक ही प्रकार के पौधे जगह जगह उत्पन्न हो जाते हैं। इससे ये लाभ होता है कि जो नवोद्भित पादप होते हैं, कि जो नए पादप जिनका अभी उद्भव हुआ है, वो सूर्य का प्रकाश, जल एवं खनिजों के लिए उनको स्पर्धा नहीं करनी पड़ती। स्पर्धा मतलब उनको किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ती कि वो अकेले अकेले उत्पन्न होंगे, तो वो अपने अनुसार उर्वरा जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। अगर वो बीज एक ही जगह गिर जाए और वहीं पर सारे पादप उग जाए तो उन सभी को खाद, उर्वरा या और कोई भी जो विटामिन है वो प्राप्त नहीं होता, और एक एक पादप उगने पर वो अपने अनुसार अपना आहार ग्रहण कर सकते हैं। अब हम इसका चित्र भी देख लेते हैं। यहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं ये निषेचन का चित्र है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ये अंड कोशिका है, और ऊपर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये अंकुरित होता परागकण है। दूसरे चित्र में हम देखें तो इसकी स्थिति जो है वो पहले वाले से भिन्न दिखाई देती है। ये युग्मनज निर्माण यहाँ पर हो चुका है,
और ये जो नली ऊपर से यहाँ तो ये छोटी है और यहाँ ये नीचे तक आ रही है दूसरे में, ये पराग नलिका है। आगे हम बात करें अगले बिंदु की तो सहजन मतलब ड्रमस्टिक तथा द्विफल मतलब मेपिल, ये पादपों के पंख युक्त बीज जो होते हैं वो घासों के हल्के बीज, इनके अलावा जो घासों के हल्के बीज होते हैं, आँख मतलब मतदार आंकड़ा जो होता है उसके रोमयुक्त बीज जो हैं, और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल जो हैं वो पवन के साथ उड़कर दूर स्थानों पर वो चले जाते हैं। कि इनके जो बीज होते हैं वो बिल्कुल हल्के होते हैं और हवा के माध्यम से वो उड़कर बहुत दूर तक चले जाते हैं। कुछ बीज जो हैं वो जल द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं। ऐसे बीजों या फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में पलवन मतलब तैरने में उसकी सहायता करते हैं। कि वो नीचे से जैसे कमल का जो फूल होता है वो जल में तैरता रहता है, तो वो ऐसा ही इसका उदाहरण है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, जैसे कि नारियल। तो इसका भी हम चित्र देख लेते हैं, मगर उससे पहले हम एक बिंदु और देख लेते हैं। फल जो है वो एक परिपक्व है मतलब मैच्योर अंडाशय होता है, जबकि जो बीजांड है वो बीज में विकसित होता है। तो ये फल और बीजांड इन दोनों में अंतर यहाँ हमें देखने को मिलता है। अब हम इसका चित्र भी देख लेते हैं। यहाँ हम दो चित्र देख रहे हैं। एक तो है सहजन का, ये तो सहजन का है, और दूसरा द्विफल का है, जिसमें हम यहाँ देखें इसमें ये पंख है और इसमें ये पंख है, और दोनों में इसमें ये बीज है और इसमें ये बीज है, तो दोनों में ये बीज दिखाए गए हैं। अगले चित्र में देखें तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ आपको दो बीज दिखाई देते हैं। एक तो है इसमें फल और दूसरा है इसमें बीज। तो यहाँ ए वाला जो है, ए वाला ये सूरजमुखी का फल है, और दूसरे में जो रोमयुक्त है, दूसरे चित्र में हम देखें तो ये आँख या मदार का बीज है जो रोमयुक्त है। इसमें ये रोम है, इनकी सहायता से ये उड़कर दूर तक चले जाते हैं। तो ये सूरजमुखी का रोमयुक्त बीज और ये आँख या मदार का रोमयुक्त बीज। अब अगले बिंदु की हम बात करें तो कुछ बीज जो हैं वो जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। विशेष रूप से जो कंटकी मतलब कांटेदार जो बीज हैं उनमें हुक जैसी संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ये जो कांटेदार बीज हैं ये जानवरों के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जैसे कि इनके उदाहरण हैं यूरेना और जेंथियम। इनके भी हम चित्र देखेंगे, मगर उससे पहले हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु में हम बात करें तो इसमें है एरंड व बाल्सम। ये पादपों के फल जो हैं वो झटके से फट जाते हैं। कि इन पादपों के फल ऐसे होते हैं जो झटकों से फट जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनके अंदर स्थित जो बीज है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, और बीज जो हैं झटके से फटने के कारण इनके बीज जो हैं वो पास ना गिरकर दूर दूर जाकर गिरते हैं। अब हम इसको चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। यहाँ हम जो चित्र आपके सामने दिखा रहे हैं ये जेंथियम का चित्र है जो हमने अभी बात की थी। इनकी संरचना आप देखोगे, ये हुक जैसे इनके चारों तरफ कांटे हैं जो क्या करते हैं, जानवरों के शरीर से ये कांटे हुक की तरह उसके बालों में फंस जाते हैं और ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ इस चित्र में हम दो भाग देख रहे हैं। ये तो सेब का भाग है, सेब को काटेंगे तो अंदर से ऐसा दिखाई देगा, और ये बादाम का भाग है। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।